Good morning, everyone. Welcome to physics class 12th. In previous class, we have studied about conditions for sustained interference, and then we have seen the intensity distribution curve for any interference pattern, and then we have discussed about the conservation of energy in interference pattern. So we have seen that average energy is always same, but the intensity is actually changed where some energy is transferred from the dark fringe to the bright fringe. Today I am discussing another topic related to comparison of intensities at maxima and minima. So what were the intensities, and sometimes some question is asked where relation between maximum and minimum intensities or the intensities of individual waves have to be calculated. So we have to compare how much value of maximum energy is in the form of मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी का कितना गुना मिनिमम इंटेंसिटी है या फिर मिनिमम इंटेंसिटी का कितना गुना मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ये सब चीज़ें निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। सो फॉर कंपैरिजन, एज वी नो, फॉर फर्स्ट वेव we can write I1 is proportional to A1 square. Similarly, I2 is proportional to A2 square, where A1 and A2 are the amplitudes. So we can easily infer here that I1 by I2 is equals to, चूँकि रेशियो है, लेकिन जब हम रेशियो ले रहे हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन की ज़रूरत नहीं है, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं इक्वेशन 1. नाउ as we want to calculate the ratio of maxima and minima intensities, so amplitude at maxima में amplitude क्या होता है हमने देखा था, sum of this two amplitude at minima A1 minus A2, या अगर A2 ज़्यादा है तो A2 minus A1, it is the difference. So the ratio of intensity is at maximum and minima will be, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होना है, ये देखो मैंने यहाँ से दिखाया. So I max upon I min can be written as A1 plus A2 maximum वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर divided by A1 minus A2 whole square. Alright, now we want a standard expression so that A2 will be taken outside. A2 in bracket here, it is A1 by A2 yes plus 1 whole square, and divided by here again take A2 outside, we will get A1 by A2 minus 1 whole square. Alright, so this expression becomes I max by I min is equals to दिस A2 कैंसिल आउट. अगर मैंने ये जो A1 A2 था, जो मैंने A1 बाई A2 होल स्क्वायर ये लिखा हुआ ना, इफ A1 बाई A2 को हमने कह दिया एक टर्म R, देखो A1 बाई A2 इज ए कांस्टेंट, सो वी हैव पुट इट R. सो दिस बिकम्स A1 बाई A2 की जगह R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1, दोनों का स्क्वायर है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर. ठीक है, वेयर आर इज ऑब्वियसली, दिस इज द एक्सप्रेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन आई मैक्स अपॉन आई मिन वेयर एम्पलीट्यूड रेशियो इज गिवन. हियर आर इज इक्वल्स टू A1 बाई A2, लेकिन A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर I1 बाई I2 होता है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ I1 बाई I2. ये भी हम एक रिलेशन यूज कर सकते हैं. हियर R is what? एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू वेव्स. R को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड रेशियो कहते हैं. ठीक है, तो असल में ये डिस्कस क्यों किया, मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था आपको, तो चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या था, मैंने कल दिया था. दिस वाज द क्वेश्चन, इफ द टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ रेशियो, देखो विड्थ रेशियो है
4:1 डिड्यूस द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, देखिए रेशियो नहीं रेशियो होगा, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। सी हियर सॉल्यूशन सीधे करते हैं। आर क्या होता है अभी हमने देखा A1/A2 इट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ I1/I2। तो इंटेंसिटी रेशियो ही हमको निकालना है। देखिए एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया विड्थ रेशियो, मतलब रफ में आप ऐसे समझ लीजिए वेव की विड्थ। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एम्पलीट्यूड का रेशियो है दो अलग अलग वेव्स का, इसका देखिए जो अगर मान लीजिए कि ये वेव बनाई, एक मैंने ये छोटी सी वेव बनाई ये वाली, ठीक है ना, ये देखिए ये पूरी विड्थ हो गई, यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया W2, यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने विड्थ को रिप्रेजेंट कर दिया W1, ठीक है। तो W1 और W2 जो आपको दिख रहा है ये पूरी विड्थ का रेशियो है, इसका और इसका दूसरी वाली वेव का। अगर इसका आधा यूज करते हैं तो W1/2 और W2/2, तो वही सेम रेशियो आएगा ना। तो विड्थ कह लें या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड विड्थ का दुगना हो गया, सॉरी हाफ हो गया, एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ द टोटल विड्थ, विड्थ जो है एम्पलीट्यूड का दुगना हो गई। सो वी कैन राइट इट इज इक्वल्स टू W1/W2 ऑल्सो, सो यूज इट, है ना। तो कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 4/1 इट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये आर रेशियो क्या आ गया, एम्पलीट्यूड रेशियो, जब हमको ये R पता चल गया, अभी हमने R निकाला ना, R इज इक्वल्स टू 2। अब हमको कहाँ तक जाना है, हमको जाना है वो क्या कहते हैं आई मैक्स और आई मिन, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा। सो आई मैक्स अपॉन आई मिन, इसमें R वाला वही फॉर्मूला लगा दो जो अभी हमने पढ़ा, क्या हो गया 2 + 1 3 अपॉन 2 - 1 1, इसका स्क्वायर तो कितना हो गया 9:1। ये हमारा एक फाइनल एक्सप्रेशन आ गया आई मैक्स अपॉन आई मिन का, ठीक है। तो इसीलिए कल ये क्वेश्चन दिया था कि आप इस चीज़ को एक बार पढ़ें, अपने से समझें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सी समटाइम्स in viva or in some theory questions also it is asked that instead of using monochromatic light, if we use white light, then which type of interference pattern or the pattern on the screen is formed। अगर हम white light का इस्तेमाल करें तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। किसमें, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यानी मोनोक्रोमेटिक सोर्स को हमने किससे चेंज कर दिया, वाइट सोर्स से चेंज कर दिया, तब क्या प्रभाव पड़ेगा। सी इंटरफेरेंस पैटर्न इन वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ कलर्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, बिकॉज वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ कलर्स, एज वी नो वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ कलर्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, होता है ना, सारे कलर होते हैं। विद वेवलेंथ रेंज कहाँ से कहाँ तक, वाइट लाइट है तो विजिबल है, और विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। सो डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूस देयर ओन इंटरफेरेंस पैटर्न एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन लाइक दिस। यहाँ पे ये स्क्रीन है, अगर हमने सोर्स में सोर्स वाइट लाइट यूज कर लिया, ठीक है, तो क्या होने वाला है, यहां पे एक सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनेगा। पाथ डिफरेंस इज 0 फॉर ऑल सच कंपोनेंट, सो ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ओवरलैप एट द सेंटर, कॉन्सिक्वेंटली द सेंट्रल फ्रिंजेस वाइट। मतलब इसमें बहुत सारे कलर्स हैं ना, तो ये वाइट सेंट्रल फ्रिंज बनेगी। एक बीच वाली फ्रिंज किस कलर की होगी अगर हमने व्हाइट लाइट यूज किया, व्हाइट सेंट्रल फ्रिंज।
ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी अलग अलग कलर की वेव्स यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे और सब ओवरलैप होके बीच में जो सेंटर बनेगा वहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा और सेंटर पे कैसी वाइट सेंट्रल फ्रिंज बनेगी। लेकिन किनारे पे क्या बनेगी, मतलब जैसे जैसे हम सेंट्रल से दूर जाएंगे तब किस तरह की फ्रिंज होगी। एज वी नो द फ्रिंज विड्थ इज बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, सो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हमने देखा ना, एज वी कैन राइट बीटा जो फ्रिंज विड्थ होती है क्या होता है, बीटा डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है ना, बीटा इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। सो यू कैन इजिली सी दैट बीटा इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। व्हाइट लाइट में अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो फ्रिंज विड्थ भी अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चौड़ी और पतली होगी। ज़्यादा वेवलेंथ वाली के लिए फ्रिंज विड्थ ज़्यादा चौड़ी, कम वेवलेंथ वाली के लिए फ्रिंज विड्थ कम चौड़ी। सो as we know, the violet color has the lowest wavelength. The closest fringe on either side of the central white fringe is violet. Closest कौन सी होगी? Closest will be violet. यहाँ पे भी सबसे पास वाली फ्रिंज जो बनेगी है ना, that fringe will be violet. All right. While the farthest fringe will be red. farthest यहाँ पे कह लें दूर पे, farthest will be red. क्यों? क्योंकि वेव उसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्रिंज जो विड्थ होगी उसकी वो भी दूर तक होगी, दूर पे होगी है ना, और इंटरफेरेंस दूर पे जाके होगा वहाँ पे। तो we can say after a few fringes the interference pattern is lost due to large overlapping of the fringes and uniform white illumination is seen on the screen. यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर्स दिखेंगे, कह सकते हैं मल्टीपल कलर्स। लेकिन जैसे ही हम ये दूर जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे दूर जाते हैं तो यहाँ पे वाइट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगा, ठीक है ना, समझ गए? व्हाइट लाइट में क्या होने वाला है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, व्हाट विल हैपन टू द इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड। नाउ a very important topic we are going to study in our today's class. In this class we will discuss about interference in thin films. ठीक है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। यहाँ कुछ डॉट डार्क कम है, मैं प्रॉपर लिख दे रहा हूँ फिर से। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, क्या है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, सभी समझते हैं। देखिए पहले फिगर समझ लेते हैं कि क्या होता है एक थिन फिल्म। सी, अ थिन फिल्म मीन्स एन एक्सट्रीमली स्मॉल थिकनेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, एन extremely small thickness of a transparent medium। ब्लर हो रहा है, small thickness of a transparent मीडियम। इसका मतलब यहाँ कोई ये ऐसी फिल्म नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है, लेयर नहीं है, ये कोई भी मीडियम हो सकता है, ये एयर हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, किसी तरह का कुछ भी, कैसा भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो जो एक्सट्रीमली स्मॉल हो, मतलब बहुत ही
millimeter thickness is very large as compared to its thickness. So we can say it is 10 to power minus 3 or 10 to power minus 4 millimeter or centimeters you can say. All right. So this is, ये oil की भी हो सकती है, ठीक है. So we can say a soap film. soap film जो होती है वो एक तरह की thin film होती है. soap film, soap bubble बनता है ना, उसकी जो membrane बनेगी. When seen in the reflected white light, soap film shows multiple colors. शो करता है ना बहुत सारे कलर. This is due to the interference between the light waves reflected by the upper and lower surfaces of thin film. अब आप सोचो कि इतनी पतली फिल्म है उसमें भी अपर और लोअर सरफेस होता है. So I am going to write this point जिससे कि आप इसको शुरुआत समझ सको कि क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पे हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है जो हम इसको एनालाइज करना चाह रहे हैं. So a soap film or a thin film of oil is spread over water when seen in the reflected light white light shows beautiful colors. All right, and this is due to interference of light. So as they both originate from the same source, they are coherent waves. All right, it is ड्यू टू क्यों होता है मैंने बताया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स रिफ्लेक्टेड बाय द अपर and lower surfaces of thin films. ठीक है. So I am going to make one figure related to this. यहाँ एक thin film को एक मोटी लेयर के तौर पे दिखाया है, जबकि ऐसा होता नहीं है. वो थिन फिल्म बहुत पतली है, पर उसका फेनोमेना सेम यही है. तो देखते हैं. ये एक थिन फिल्म है, ये एक ही है, मतलब ये जो बीच में उसकी लेयर है ये असल में एक बहुत उसको मैग्नीफाई करके हम देख रहे हैं. सो एज वी नो रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस. मान लीजिए रेज ऐसे आ रही हैं अपर सरफेस से ये, और क्या होता है रेज के साथ, नॉर्मल से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा. लेकिन यहाँ पे ये पारदर्शी तो है, लेकिन उसमें पूरी चीज़ों को पास नहीं करेगा, पूरी रेज को पास नहीं करेगा. कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ पार्ट को रिफ्रैक्ट करेगा. सो वी कैन से द रे सफर्स पार्शियल रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस. ऑल राइट. सो रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ एनर्जी इधर जाएगी, और कुछ चूंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो इसकी तरफ मुड़ जाएगी, कह सकते हैं ना. अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे वाली लेयर में फिर से दो बार एक रिफ्रैक्शन होगा और एक रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्रैक्शन ऐसा होगा जैसा स्लैब में हम लोगों ने पढ़ा था, एंड रिफ्लेक्शन विल बी लाइक दिस. एंड अगेन हियर जो रिफ्लेक्टेड पार्ट नीचे वाली लेयर का आया है, मान लीजिए ये थिकनेस कितनी है, इट इज़ स्मॉल टी. तो अब ये जो यहाँ से जो लेयर आई, अब ये फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होगी. सो रिफ्लेक्शन विल बी लाइक दिस, रिफ्रैक्शन इज दिस, एंड रिफ्लेक्शन विल अगेन गोज टूवर्ड्स लोअर लेयर. और यहाँ पे ये
तब तक होता रहेगा जब तक कि इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ बची रहे। यानी अभी ये फिर होगा, है ना, इसका फिर कुछ पार्ट नीचे यहाँ को जाएगा, ठीक है, यहाँ नीचे को जाएगा। देखिए यहाँ ये तिरछा हो गया, इसको और इसको, मतलब इस वाली को और इस वाली को लगभग पैरेलल होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ का फिगर बनाते वक्त ध्यान रखिएगा। सो दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन कहाँ से आया है? इस वाली पॉइंट से आया है। इसको हम नाम दे देते हैं बी पॉइंट से रिफ्लेक्शन, इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट से रिफ्लेक्शन, इसको नाम दे देते हैं सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, ठीक है। तो लिखने में आसानी होगी। दिस इज अवर इंसिडेंट सोर्स। इंसिडेंट एंगल कितना है? आई है, इंसिडेंस एंगल है, ठीक है। अब इसके बाद हम कह सकते हैं ये एयर था, ये ऑयल से बनी हुई एक लेयर है, ठीक है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शंस हैं R1 R2, और ये आगे बढ़ गई ना, तो इसको हम नाम क्या दे देते हैं? पहला वाला जो ट्रांसफर हुआ इट इज ट्रांसमिशन लेयर, क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेड लेयर T1 एंड इट इज ट्रांसमिटेड लेयर T2। ऑलराइट, सो नाउ कम टू द मैथमेटिकल पार्ट। As this ray suffers multiple reflection and refractions, है ना, so we can say A, B, C, etc. are formed giving a set of parallel reflection rays R1, R2 and a set of parallel transmitted rays T1, T2 and so on, बहुत सारी होंगी। So we can say when these rays are focused by our eye lens, interference pattern is visible। यानी मतलब अगर यहाँ पे हम आँख लगा के देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम आँख लगा के देख रहे हैं यहाँ वाली लेयर को, तो ये दो वेव्स जो कि सेम सोर्स से आ रही हैं यानी कोहेरेंट होंगी, क्योंकि ये सेम ही सोर्स से आएंगे तो इनका पाथ डिफरेंस या जीरो होगा या कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों इंटरफेयर करेंगी और हमें कलरफुल पैटर्न यहाँ पे नजर आएगा इस पूरी जगह पे, ठीक है। इंटरफेरेंस कैसा होगा? कलरफुल वाला होगा, क्योंकि व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं अपने इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि क्या होगा पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये सारी चीज़ें निकालने के लिए। सो फर्स्टली ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट C to E। वही देखिए, याद होगा आपको जैसे हमने यंग्स एक्सपेरिमेंट में किया था कि इसके और इसके बीच का पाथ डिफरेंस इन दोनों R1 R2 के निकालना है, तो यही वाला छोटा सा हिस्सा इसका पाथ डिफरेंस है। सो आई एम राइटिंग एवरीथिंग। ड्रॉ CE perpendicular to AR1, है ना, I have drawn CE। Then the path difference between the two successive rays, path difference between R1 and R2 क्या होगा? हम P से रिप्रेजेंट कर दें। ये किसके होगा? देखो कौन कौन सा आया। पहली वाली रे तो यहीं से चली गई, दूसरी का ध्यान देना, जिसके जिसके बीच देखना है, इस वाली के बीच देखना है ना, तो ये यहाँ आई फिर यहाँ गई, है ना। तो AB प्लस BC है, दूसरी वाली रे का पाथ है AB प्लस BC ज़्यादा है, और पहली वाली रे में कितना एक्स्ट्रा है? AE एक्स्ट्रा है, माइनस AE कर दें। ये किस में है? एयर में है। ये किस में है? लिक्विड में है, म्यू वाले में है। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों अलग अलग उसमें क्या कहते हैं, मीडियम में। सो वी कैन से, ये समझ में आ रहा है ना कि ये पाथ कितना ट्रेवल करी, इतना यहाँ से यहाँ तक, आगे वाला तो सब बराबर है ना, एक्स्ट्रा वाला ही माइनस करना चाहिए। तो ये प्लस ये दूसरी वाली के लिए और पहली वाली के लिए ए ही एक्स्ट्रा है, सो डिवाइड माइनस दिस फ्रॉम दिस, सो वी विल गेट दिस टाइम पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं चूंकि पाथ किस मीडियम में ट्रेवल किया गया ये डिपेंड करता है, तो ये इस वाले मीडियम के लेंथ में म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू एंड ए बी प्लस बी सी लेंथ एंड माइनस ए एयर का होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई करने पे यही हो जाएगा। सो वी कैन, तो उस पाथ डिफरेंस पी को समझने के लिए इस थोड़ा बड़े फिगर को देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। सी हियर इट इज आई। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल है आर, तो ये ट्राइंगल मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी, इसको एन। देखिए यहाँ से सी से ई पे परपेंडिकुलर डाला था, ठीक है, सी से ई पे, तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ। ये एंगल देखिए यहाँ पे हमारा जो ये एंगल होगा दिस इज व्हाट, ये भी आई एंगल होगा। कैसे होगा?
दो लाइंस हैं उनके परपेंडिकुलर से बनने वाली जो नई दो लाइंस होगी, मतलब दो लाइंस अगर एक दूसरे से थीटा एंगल बनाती है तो उनके परपेंडिकुलर्स भी थीटा एंगल बनाएंगे। तो वही यहाँ पे इसके साथ हो रहा है, आप इसको मैच करके देख लीजिएगा। तो ये एंगल अगर आई हो गया, ये एंगल आर है। अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, ये देखिए एक ये वाला हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस होगी वो इसके आधे थिकनेस के बराबर होगी, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर्स हैं, ये रे रिफ्लेक्शन लॉ फॉलो कर रही है, तो ये लेंथ बराबर होगी और ये लेंथ बराबर होगी, यानी हम इसको नाम दे देते हैं ओ पॉइंट, जिससे बाद में हम इसको यूज़ कर सकें। अब यहाँ देखिए पहला ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं, ट्राइंगल ये जो छोटा वाला है, इन ट्राइंगल ए एन बी। तो यहाँ पे ए एन बी ट्राइंगल में क्या होगा, ट्राइंगल ए एन बी में कॉस आर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस हमने क्या ली है, टी ली है ना, तो बेस इज इक्वल्स टू टी अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू ए बी, है ना। सो ए बी इज इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर, एंड वन मोर थिंग, ए बी बी सी के बराबर ही तो है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1। अब इसके बाद इसी तरह में दूसरा ट्राइंगल ये जो एक छोटा ट्राइंगल ए ई सी दिख रहा है, फिगर में देख लीजिए, ट्राइंगल ए ई सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल ए ई सी में ये एंगल मैंने बताया दिस विल बी आई, है ना, ये एंगल, ये वाला एंगल जो है ये आई होगा, तो एंगल आई, सो साइन आई विल बी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर इज ए ई, क्योंकि हमको यही ए ई चाहिए, अपने एक्सप्रेशन में देखिएगा, अपॉन बेस इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। सो ए ई कैन बी रिटन एज ए सी साइन आई, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। लेकिन ए ई के एक्सप्रेशन में ए सी आ रहा है, तो इसके लिए एक ट्राइंगल हम और यूज़ करेंगे, ट्राइंगल ए एन बी में ही tan आर निकाल लें। tan आर इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसका tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो एन बी इज अपॉन दिस टी, सो एन बी अपॉन टी, ऑलराइट। सो दिस एन बी विल बी इक्वल्स टू टी tan आर, टी tan आर। तो यहाँ एन बी अगर टी tan आर है तो ए सी क्या होगा, सो ए सी विल बी ट्वाइस ऑफ दिस एन बी, सो इट इज इक्वल्स टू 2t tan आर। बस यही सारी चीज़ों को अब हम वहाँ पे पाथ डिफरेंस वाले फॉर्मूले में उठा के रखने जा रहे हैं। P इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी और माइनस ए ई, तो ये होगा म्यू ए बी प्लस ए बी बी सी बराबर है, तो 2ab कर सकते हैं, सो 2t बाई कॉस आर, ये हो गया एक्सप्रेशन, माइनस ए ई इज इक्वल्स टू ए सी साइन आई, ए सी इज इक्वल्स टू 2t tan आर, सो 2t tan आर एंड साइन आई। नाउ टेक 2 म्यू टी आउटसाइड, देखिए 2 म्यू टी हम बाहर लेने वाले हैं, तो यहाँ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये वाली रे जो है ये हमारी किस में चल रही है, 2 म्यू टी बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस आर। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि ये वाली जो रे है जिसको हम नीचे यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, ये तो हमारा इस मीडियम में है ना, ये बाहर वाले मीडियम में नहीं है, ये ए सी निकालने के लिए हम इस वाली रे का यूज़ कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन होगा इसमें, तो यहाँ पे ये जो साइन आई जो होगा ये स्नेल्स लॉ का यूज़ करके साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू होता है, तो यहाँ से साइन आई की जगह साइन आर पुट कर लीजिए, साइन आर म्यू साइन आर है ना, तो म्यू साइन आर, और ये 2t tan आर। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में दोनों में यहाँ पे म्यू आ गया, तो अभी के लिए हम ऐसा लिख लेते हैं। अब इसमें दोनों में से 2 म्यू टी कॉमन ले लें, 2 म्यू टी दोनों में बाहर है। नाउ टेक 1 बाई कॉस आर, और ये माइनस ये 2 म्यू टी आ गया tan आर साइन आर, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, वहाँ पीछे फिर से लिख लेते हैं, P इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी बाहर है, 1 बाई कॉस आर और माइनस tan आर साइन आर, सो दिस विल बी 2 म्यू टी 1 बाई कॉस आर, 1 माइनस
साइन आर, ये नीचे साइन आर, टेन आर को मैं साइन आर अपॉन कॉस आर कर रहा हूँ, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा या एलसीएल लेंगे कॉस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर. सो दिस बिकम्स 2 म्यू टी 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, कॉस आर कैंसिल आउट. सो इट इज कॉस स्क्वायर आर अपॉन में नीचे कॉस आर. तो ये क्या बन गया, P इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर. तो ये हमारा पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन हो जाएगा. अब इसके बाद डार्क फ्रिंज कब होगी, ब्राइट फ्रिंज कब होगी,